दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसबीजी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो स्कोर करना, बायोमोलिक्यूल्स का एक भी क्वेश्चन ना छूटे या बायोमोलिक्यूल से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आपको बहुत इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और हो सकता है जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें भी एक पार्ट में आपका एक क्वेश्चन दे दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स। क्या कौन सा ऐसा लिंकेज है जो न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है? कौन सा होता है आप सभी को याद होना चाहिए। फॉस्फोडाइस्टर आपका लिंकेज जो होता है वो आपका होता है किसमें? न्यूक्लिक एसिड्स में। कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड्स में होता है। किसमें होता है? न्यूक्लिक एसिड्स में। कौन सा होता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है। तो उसके बाद देखिए सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो आपको बताना है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से उनके बताने हैं आपको, कौन कौन से वाटर सॉल्युबल है और कौन कौन से फैट सॉल्युबल है। यह आपका ऑप्शंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और हो सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है। उसका एक पार्ट आपको दिया जाएगा, 1 मार्क्स में दिया जाएगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन ही आपका 1 मार्क्स में आएगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होता है? विटामिन ए, डी, ई, के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। याद रखना, ए, डी, ई, के आपके क्या होते हैं? फैट सॉल्यूशन होते हैं। और बी और सी क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। तो देख लेना यार, याद कर लेना कि वाटर सॉल्यूशन बी एंड सी है और बाकी के जितने बचे 4 हमारे पास वो क्या है? फैट सॉल्युबल है। ए, डी, ई के क्या है? एडक। ए, डी, ई के क्या है? फैट सॉल्युबल। ए, डी, ई के क्या है? फैट सॉल्युबल। एंड बी, सी क्या है? वाटर सॉल्युबल। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ताकि आप अपने जो एग्जाम में भूल ना सको। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एमिनो एसिड एंड बेसिक एमिनो एसिड। 2 तरह के एसिड्स होते हैं, आपको भी पता है कौन कौन से? एसिड एमिनो एसिड एंड बेसिक एमिनो एसिड्स। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। देखिए इसका आंसर देखिए, इन एसिडिक एमिनो एसिड्स मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयस कंपेयर टू द एमिनो ग्रुप्स। अब देखिए इसमें आप चीज़ों को याद रखना है, क्या होता है? एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक है आपका अमीनो ग्रुप। तो इसमें क्या होता है? एसिडिक में आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है वो ज़्यादा होते हैं। ये देखिए आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। इन एसिडिक एमिनो एसिड मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज कंपेयर टू द एमिनो ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ज़्यादा होते हैं एमिनो ग्रुप्स से। ठीक है, क्या होता है? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ज़्यादा होते हैं एमिनो ग्रुप से, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, इन बेसिक एमिनो एसिड्स मोर नंबर ऑफ एमिनो देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट। अब देखिए इसी को लगा लो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप्स। तो बेसिक में क्या होता है? एमिनो ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, आप लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एमिनो एसिड्स एंड बेसिक एमिनो एसिड। क्या होगा? एसिडिक में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होंगे, किससे? एमिनो ग्रुप से। और आपका जो बेसिक एमिनो एसिड होगा उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होंगे? कम होंगे एमिनो ग्रुप्स से। तो ये आपको याद करने का मैंने एक तरीका बताया ताकि आप एग्जाम में भूल ना सको। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप्स। ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको फिर दिया है, What is the name of the linkage joining the न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइनिंग करने के लिए जो लिंकेज होता है वो कौन सा होता है? एक क्वेश्चन आपको लिंकेज पे जरूर मिलेगा। तो क्या होता है? वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है जो कि आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ज्वाइन रखता है। ठीक है, कौन सा रखता है? न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन रखता है। दोस्तों, उसके बाद एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैचराइड्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैचराइड। ठीक है, अब आपको पता है ना, ये 5-4 आपको क्या दिए हुए? ऑप्शंस दिए हुए हैं, सैचराइड, स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। इसमें से कौन सा आपका डाइसैचराइड है? ठीक है, तो आपको बता देना, अगर आप याद रखोगे तो माल्टोज जो होता है वो डाइसैचराइड होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आपके लिए जो लिंकेज का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको लिंकेज का जरूर मिलेगा। उसके बाद हो सकता है एक क्वेश्चन आपको, जैसे कुछ भी है यहाँ पे मैंने डाइसैचराइड लिखा हुआ है, वो किसी और बेसिस पे आपसे पूछ लेगा कि कौन सा है जो इनमें से ऑप्शन में से सेटिस्फाई करता है, कौन सा इन ऑप्शंस में से है जो है वो, जैसे डाइसैचराइड कौन सा है, ये कुछ और भी आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या आंसर है इसका? इसमें इसका आंसर है माल्टोज। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन। रिलेटेड टू प्रोटीन आपको डिफाइन करना है कि ये क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है पेप्टाइड।
लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, मैंने आपसे बताया कि लिंकेज का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, प्रोटीन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, प्रोटीन आपस में क्या होता है, कनेक्ट होते हैं बाय CONH बॉन्ड विच इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपसे अभी, अब देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये होता है अदर बाय, आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो CONH2 NH2 नहीं NH होगा, CONH जो बॉन्ड होता है वो आपका विच इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए दोबारा से इस आंसर को देखिए, प्रोटीन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय CONH बॉन्ड विच इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड और द पेप्टाइड लिंकेज और द पेप्टाइड लिंकेज। Chemically, peptide linkage in an amide CONH bond formed between carboxylic group C double bond OH एंड एमिनो ग्रुप NH2, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, ये ग्रुप बनता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप लिखना आपको आना चाहिए। अगर आप लिख पाओगे तो आप बहुत आगे कर सकते हो, अदरवाइज अब एक बार अगर देखो आपको मैं बता दूं, इस वाले चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर आपको एक बार पढ़ना होगा ताकि आपकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको आप ना भूल पाए। और एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको केमिस्ट्री में उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उसके एग्जाम्पल्स आपको कम से भी कम कर लेने हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने इन टेक्स्ट और आपके एग्जाम्पल्स कर लिए तो आप उनके क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अगर आपने उतना भी कर लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, वो भी कर लिया, तो आप उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपने कर लिए हैं तो आप 10 सैंपल पेपर लीजिए और डेली एक सैंपल पेपर को निपटाइए। ठीक है, आप जब सैंपल पेपर्स करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, जैसे कि आपको स्पीड आपकी पता चलेगी, आपकी स्पीड ज़्यादा है कम है, या आप क्वेश्चन किस हिसाब से अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हमारा इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, आपको बताना है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड लिंक्ड टू वन अनदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। क्या होता है, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा एमिनोज, क्या होते हैं इसमें बहुत सारे अल्फा एमिनोज एसिड होते हैं, लिंक्ड टू वन अनदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। वो एक अलग ही एक अच्छा जो स्पेसिफिक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसमें वो क्या लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से वो लिंक्ड होते हैं। The specific sequence in which various amino acids are linked with each other to form a polypeptide is called its primary structure। क्या होता है, जो the specific sequence, जो sequence होता है जिससे क्या होता है various amino acids are linked with each other, जिससे क्या बहुत सारे amino acids हैं वो linked होते हैं और बनाते हैं क्या, एक polypeptide बनाते हैं, उसी को हम वो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया या नहीं की है, अगर कर लिए तो आप बहुत ही अच्छा इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर कीजिएगा, नहीं किया तो भी इन क्वेश्चंस को सबसे पहले कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चंस आपने कैसे निकाले, तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चंस मैंने एनालाइज करके निकाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं, प्रैक्टिस सेट देखे हैं, किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चंस देता है और कैसे कैसे वो क्वेश्चंस चेंज करता है। तो सारा जब एनालाइज किया तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बने जाते हैं। तो इस वीडियो में पहला जो क्वेश्चन है वो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको डेफिनेशन के लिए बायोमोलिक्यूल्स में पूछी जाती है और मैं गारंटेड आपको बता सकता हूं कि ऐसी डेफिनेशंस आपसे कुछ ना कुछ पूछी जाएंगे। इन 2-3 जो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा इनमें से एक डेफिनेशन आपको जरूर पूछी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले डीनेचुरेशन। क्या होता है डीनेचुरेशन, तो आपको पता होना चाहिए ऐसी डेफिनेशंस। अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है डिफाइन द टर्म्स डीनेचुरेशन, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। तो डीनेचुरेशन क्या होता है, व्हेन अ नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या होते थे, डिस्टर्ब हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ग्लोब्स अनफोल्डेड एंड हिसिक्स गेट्स एनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। क्या कर देते हैं, उसकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है उनको लॉस कर देते हैं। एंड दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्या होता है, जब एक नेटिव प्रोटीन जो होता है वो उसकी जो फिजिकल चेंज की वजह से, जब उसमें कोई फिजिकल चेंज होता है तो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी कारण वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को लॉस कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये टर्म आपको पूछी जा सकती है कि व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, क्या होता है, इसको टर्म को डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। क्या होता है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, तो उसके बारे में आपको बताना है। द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैचराइड यूनिट्स, द लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैचराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। क्या
होता है, दो मोनोसैचराइड्स यूनिट के बीच में जो लिंकेज होता है थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। द ग्लूकोसाइडिक लिंकेज इज सुक्रोज मॉलिक्यूल्स इज शोन्स बिलो। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है नीचे क्या होता है, देखो आपके दो क्या है यहाँ पे मोनोसैचराइड्स, एक सैचराइड्स यहाँ पे दिया हुआ है, एक मोनोसैचराइड यहाँ पे, अल्फा डू ग्लूकोज यहाँ पे दिया हुआ है, बीटा डी फ्रुक्टोज यहाँ पे दिया हुआ है। ये दो दोनों जो लिंक है, इन दोनों के बीच में जो लिंक है थ्रू ऑक्सीजन, इसी को कहते हैं हम क्या, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज इसे हम कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको हो सकता है आपको क्वेश्चन अच्छा इसमें मिल सकता है, लिंकेज से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो जो लिंकेज है ये ग्लूकोसाइडिक लिंकेज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भूल कर भी ना छोड़िएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है डिफाइन। ये आपको डिफाइन करनी है, दो टर्म आपको दी हुई है, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली टर्म में आपकी इन्वर्टेड शुगर क्या होती है, व्हाट इज इन्वर्टेड शुगर, और सेकंड है आपको न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं इन्वर्टेड शुगर क्या होती है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आपको पता होना चाहिए क्या होता है इन्वर्टेड शुगर। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट ऑन हाइड्रोलिसिस it gives an equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose which is levorotary। क्या होता है सुक्रोज, क्या होता है एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बट हाइड्रोलिसिस करने पर वो क्या बन जाता है, लीवोरोटेटरी बन जाता है। क्या हो जाता है, लीवोरोटेटरी, मतलब ये चेंज हो जाता है, क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवोरोटेटरी बन जाता है। द चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवोरोटेटरी इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या होता है ये कन्वर्जन, मतलब द चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लीवो रोटेशन क्या होता है, इसी कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उसके बारे में आप लिखना है, तो आपको थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको लिखना भी आना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ऑल दी थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऑल दी थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होती है, ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती है, क्या होती है पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स देखो तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड होता है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपको कभी भी अगर आपसे न्यूक्लियोटाइड्स पूछा जाएगा तो आप एकदम से बता दोगे न्यूक्लियोटाइड्स शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है डिफाइन द फॉलोइंग। अब देखो डिफाइन तीनों क्वेश्चंस में मैंने आपको डेफिनेशंस बताई है। पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने कुछ आपको अलग से क्वेश्चंस बताए थे, कुछ मतलब डेफिनेशंस उसमें मैंने ज़्यादा नहीं कराई थी, बट आपके लिए डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोमॉलिक्यूल्स में। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जो मैक्सिमम वो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है। तो डिफाइन द फॉलोइंग, सबसे पहले ज्वेटर आयन क्या होता है, व्हाट इज अ ज्वेटर आयन, आपको बताना है। इसके बारे में आप जितना लिख सकते हो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से आपको इसके बारे में लिखना है। उसके बाद एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे ज्वेटर आयन क्या होता है। ज्वेटर आयन इज अ डाइपोल आयन फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिक सेंटर प्रेजेंट विद द मॉलिक्यूल्स। अब ये आपको एक लाइन है, ये आपको समझनी है। ज्वेटर आयन क्या होता है, इज अ डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन होता है, मतलब डाइपोलर मतलब जिसके दो पोल होते हैं, आयन फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सेंटर्स प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एसिड और बेसिक सेंटर्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के बाद जो डाइपोलर आयन जो बनता है वहाँ पे उसे कहते हैं ज्वेटर आयन। तो ज्वेटर आयन के बाद देखते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। एसेंशियल मतलब ज़रूरी, अमीनो एसिड मतलब अमीनो एसिड्स जो है, तो ज़रूरी अमीनो एसिड्स, तो इसके बारे में आपको लिखने ज़रूरी अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसको जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बट दे कैन नॉट बी सिंथेटिक इन द बॉडी, वो बॉडी में नहीं बनते हैं, क्या बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, तो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से हमको लेने पड़ते हैं। दे मस्ट बी टेकन थ्रू फूड, वो हमें फूड के रूप में, अगर जैसे फूड खाया है तो उसके रूप में हमको खाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, अगर एग्जाम्पल देखें तो वेलाइन एंड लूसाइन आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ डेफिनेशंस जो कि आपको पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू for watching this video।